Yes, class. Yesterday we were discussing about the Lamport logical clock. Now see the example for Lamport logical clock. Now for this, क्या है Lamport logical clock? जिसमें कि हर एक प्रोसेस के साथ there should be an associated timestamp. ठीक है? And the timestamp value, smaller the timestamp value, the process will be the first that will be executed. ठीक है? जिस प्रोसेस की वैल्यू टाइम स्टैम्प वैल्यू कम होगी, स्मॉल होगी, वही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. सो कैसे आप इसको विद एन एग्जांपल सॉल्व करेंगे. जैसे हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किए, 3 नोट्स. ये मैं 3 नोट्स ले रही हूँ यहाँ पे, 1 2 3. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू असाइन हियर द क्लॉक टाइमिंग, यानी कि टाइम स्टैम्प वैल्यू. सबसे पहले अगर आप कोई भी एग्जांपल ले हुए इसका लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक के लिए, सो यू हैव टू assign first of all the clock values to each node. So clock values like यहाँ पे मैंने लिया, इसके लिए मैं फर्स्ट असाइन कर देती हूँ. नोड 1 है, सपोज दिस इज नोड 1. सो यहाँ पे मैं वैल्यू ले लेती हूँ, सपोज 0 6 12. ये जो वैल्यूज मैं यहाँ पे ले रही हूँ, दीज आर द टाइम स्टैम्प वैल्यूज, और जिसमें कि मैं 6 6 का डिफरेंस ले रही हूँ. 18 24 30. आफ्टर दैट 36 42. ये जो वैल्यूज कंसिडर मैं कर रही हूँ उधर, आप अपने भी कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं. टू गिव एन एग्जांपल फॉर दिस लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक, तो हियर इज 66 72 एंड सो ऑन. ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका नोड है, दिस नोड, फॉर दिस आल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल असाइन द वैल्यूज. सो दैट इज 0, नेक्स्ट वैल्यू इज 8. इसमें आप 8 8 का डिफरेंस ले लो, 8 16 24. After that, next value is 32, 40, 48, 56, 56, 64, 72, 80, 88. And after that, the last value ले लेती हूँ मैं 96. कितना यहाँ पे वैल्यूज हुई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ठीक है. जब भी आपको एग्जांपल लोगे, ये देख लेना कि इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, क्लॉक की वैल्यूज, वो सेम ले लेना. तो यहाँ पे भी 0, इधर जो डिफरेंस आप ले लो 10 10 का, 6 8 और 10 का डिफरेंस लिया, दैट इज 10. तो 20 30. Count these values also, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो सभी में ही ये जो वैल्यूज मैंने ली है, हर एक में स्टार्ट करोगे आप 0 से. आफ्टर दैट 0 के बाद आप कितना भी टाइम डिफरेंस वहां पे ले सकते हो. जैसे फर्स्ट नोड के लिए 6 6 का लिया है, सेकेंड नोड के लिए 8 8 का लिया, और थर्ड नोड के लिए 10 10 का डिफरेंस, इसमें वैल्यूज कंसिडर किए. ठीक है. और नंबर ऑफ जो आपने टाइम स्टैम्प असाइन किए तीनों नोड को, वो टोटल 13 है, तीनों में ही सेम है. ठीक है. जब भी हम एग्जांपल अगर आपको देना है इसका, तो इसी तरह से आपको कंसिडर करनी है वैल्यूज. इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज आप हर एक बॉक्स में लोगे. अब ये बॉक्स है क्या, सिंपल, दिस इज अ नोड. सो सपोज दिस इज सेंडर 1, दिस इज नोड 2, और यहाँ पे आप इसको रिसीवर कंसिडर कर सकते हैं. एंड हियर इज आल्सो रोहित क्लास वेटिंग में है मैम, अंदर ले लेना, उसे एंटर करवा देना. so here is also sender 2. ठीक है. तो 3 नोड यहाँ पे कंसिडर किए.
अब लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक का क्या है कंसेप्ट कि यहाँ पे अगर कोई भी मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम वन नोड टू दी अनदर नोड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस मैसेज में 2 पैरामीटर्स होने चाहिए। वो 2 पैरामीटर्स क्या होते हैं? मैसेज इटसेल्फ, यानी कि जो हमें मैसेज ट्रांसमिट करना है, प्लस टाइम स्टैम्प वैल्यू की जिस टाइम पे वो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम दी सेंडर। ओके, नाउ सपोज S1 को एक मैसेज ट्रांसमिट करना है एट टाइम स्टैम्प 6। S1 क्या कर रहा है? अपनी एक सेलेक्ट कर रहा है टाइम स्टैम्प 6 वैल्यू, और एट दिस 6 टाइम स्टैम्प वैल्यू दिस S1 इज ट्रांसमिटिंग अ मैसेज M1 टू द नोड R1। तो यहाँ पे मैं आप कैसे शो करोगे? लाइक एट दिस 6 पॉइंट। अब सपोज 6 से ये वहां पे रिसीव होता है R1 पे एट द टाइम स्टैम्प वैल्यू 16। तो यहाँ से S1 एक मैसेज प्रिपेयर किया और उस मैसेज को टाइम स्टैम्प वैल्यू 6 पे ट्रांसमिट कर दिया। अब उस मैसेज में हमें पता है क्या होता है, एक तो मैसेज जिसको मैं M ही ले रही हूँ यहाँ पे, दूसरा जो सेंडर है हमारा उसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू। M1, ठीक है। So this M1 message is transmitted at timestamp value 6 from the sender to the receiver, and receiver received this value at the timestamp 16। तो रिसीवर ने यहाँ पे कितने टाइम पर रिसीव किया है ये मैसेज? 16 पे। तो क्या रिसीवर ये एक्सेप्ट करेगा क्लास? एंड एनीवन ऑफ यू टेल मी, क्या रिसीवर इस मैसेज को प्रोसेस करेगा? येस और नो? येस एनीवन? यस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो रिसीवर की टाइम स्टैम्प वैल्यू है दैट इज मोर देन द टाइम स्टैम्प वैल्यू स्पेसिफाइड बाय सेंडर। सेंडर से उसको जब मैसेज रिसीव होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीवर का क्या काम है? रिसीवर हैज टू कंपेयर द टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ इटसेल्फ विद द टाइम स्टैम्प वैल्यू स्पेसिफाइड इन द मैसेज। तो मैसेज में जो टाइम स्टैम्प वैल्यू उसको मिलेगी वो 6 मिलेगी, और उसकी खुद की टाइम स्टैम्प वैल्यू कितनी है? 16। तो इट मींस इट्स टाइम स्टैम्प वैल्यू इज लार्जर देन द मैसेज में जो भी आपकी गिवन है। सो दैट्स व्हाई इट विल एक्सेप्ट दिस मैसेज एंड देन प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट। ठीक है। आफ्टर दैट सपोज नेक्स्ट मैसेज at this point, now this receiver node need to transmit a request to another node over the network। यहाँ पे टोटल मैंने 3 नोड्स लिए, आप कितनी एनी नंबर ऑफ नोड्स शो कर सकते हो, 3 नोड्स एनफ है वैसे। तो सपोज यहाँ पे 24 टाइम स्टैम्प पे रिसीवर ने एक मैसेज ट्रांसमिट किया है, तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोज 40। ठीक है। तो ये मैसेज जो S2 के पास पहुंचा है, थर्ड नोड के पास रिसीव हुआ है, दैट टाइम स्टैम्प वैल्यू इज 40। सो इन दिस केस आल्सो रूल्स आर these all nodes are following the rules, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी टाइम स्टैम्प वैल्यू जिसकी ज्यादा है, यानी कि S2 की मोर है देन द R1, तो ऑब्वियसली वो बाद में ही एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले R1 उसको मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है। तो इसको मैसेज को कंसिडर करते हैं M2, और यहाँ पे इस क्या भेजेगा ये? इस नोड पर जो आप नेम दोगे, लेबल दोगे, वही लेबल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे इस नोड को मैंने जो लेबल दिया वो R1 नेम दिया है, ठीक है। तो यही आप जब भी मैसेज शो करेंगे दैट दिस मैसेज इज ट्रांसमिटिंग बाय दिस पर्टिकुलर नोड, तो उसका जो भी नेम होगा TS के साथ में वही आपको मेंशन कर रहा है। तो ये क्या बता रहा है? दैट इट इज ट्रांसमिटिंग अ मैसेज विद इट्स टाइम स्टैम्प वैल्यू। तो इसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू के साथ यहाँ पे मैसेज आया, सेम प्रोसेस रिपीट होगा S2 पे भी। S2 क्या करेगा? S2 अब इस केस में रिसीवर की तरह वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है। So S2 first of all compare its timestamp value with this value that is specified in the message. So obviously its timestamp value is more because 24 is less than 40. So obviously here also the correct it received the correct message and it will process this message. ठीक है। अब next देखो M3 के लिए देखो। M3 अगर मैं यहाँ से लेती हूँ 60 at this timestamp 60, suppose this S2 want to send a message to R1। ये जो S2 है, अब S2 को सपोज इसने रिस्पॉन्स ही जनरेट किया है M2 से रिलेटेड, अब उसको वो रिस्पॉन्स सेंड करना है किसको? R1 को। सो वो रिस्पॉन्स कब ट्रांसमिट कर रही है S2? एट दिस टाइम स्टैम्प वैल्यू 60। सो here 60 and suppose it is received at R1 at the timestamp value 56. So here
Now S2 is transmitting a message or transmitting a response to this R1, and that is the timestamp value 56. Now will R2 process this message or use this message as a correct message? क्या R2 इस मैसेज को करेक्ट मैसेज कंसिडर करेगा या नहीं क्लास? एट दिस पॉइंट जो S2 है वो मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है. ट्रांसमिशन का टाइम यहाँ पे कितना है? टाइम स्टैम्प वैल्यू 60. जब मैसेज रिसीव हो रहा है रिसीविंग नोड पे, उसकी वैल्यू टाइम स्टैम्प वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 56. तो हमें पता है 56 जो है वो क्या हो गया? स्मॉल है देन 60. रूल के अकॉर्डिंग क्या है? जिसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू कम होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ये वाला जो ट्रांसमिशन है इट इज नॉट अ करेक्ट ट्रांसमिशन. क्यों? क्योंकि अगर 56 पे ये रिसीव कर रहा है तो इट मींस सेंडर की जो टाइम स्टैम्प वैल्यू होनी चाहिए थी वो 56 से कम होनी चाहिए थी. बट जो इसके पास मैसेज रिसीव हुआ है उसमें से कंपेयर किया R1 ने कि जो टाइम स्टैम्प वैल्यू मेंशन्ड है वो तो इसकी एट प्रेजेंट टाइम स्टैम्प से ज्यादा है. So that's why this message is not acceptable, and here you have to show that here the transmission is not acceptable. M3 timestamp, name of the sender. Okay, but here this will not work. Why? Because the timestamp value of receiver is less, but it should be more. वो ज़्यादा होनी चाहिए थी और वो less है. Here the node R1 ठीक है. R1 is violating the rule. Now suppose the next transmission. अब ये तो प्रोसेस होगा ही नहीं क्योंकि R1 की अगर टाइम स्टैम्प वैल्यू से कम है तो ऑब्वियसली वो उसको इनकरेक्ट कंसिडर करता है और वो आगे उसको प्रोसेस करेगा. अब सपोज ऑन द अनदर वे, नाउ दिस नोड एट दिस साइट आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन शो कर सकते हैं जैसे 64. मैं अगर यहाँ पे 64 लेती हूँ, 64 is transmitting at the timestamp value 64. This node R1 is transmitting a message to the node S1 and the message is reached at the timestamp value 54. Now is this correct? No, this is not correct. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो रिसीवर है अब इस टाइम पे S1 उसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू कम है जबकि उसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू जिस टाइम पे मैसेज ट्रांसमिट होता है उससे ज्यादा ही होनी चाहिए. तो यहाँ पे भी आप क्या शो करोगे? दैट हियर आल्सो द नोड S1, this is not a correct transmission. Here also this node is violating the rules. So यहाँ पे S1 node violating the rules. ठीक है. Now what is the solution for this? क्या बताया था आपको कल एल्गोरिथम में 3 स्टेप्स बताए थे ना. अभी हमने इसमें फर्स्ट 2 स्टेप्स कर लिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द मैसेज ट्रांसमिशन जिसमें कि 2 पैरामीटर ट्रांसमिट किए गए हैं. क्या क्या? मैसेज और टाइम स्टैम्प वैल्यू सेंडर की. ठीक है. अब फर्स्ट 2 ट्रांसमिशन जो यहाँ पे हुए मैसेज 1 और मैसेज 2 के लिए वो करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो रिसीवर की टाइम स्टैम्प वैल्यू है वो सेंडर की टाइम स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा है. नेक्स्ट जो लास्ट 2 ट्रांसमिशन यहाँ पे हुए M3 और M4 का, इस केस के अंदर ये जो ट्रांसमिशन है इनकरेक्ट हुआ है. क्यों इनकरेक्ट हुआ है? क्योंकि यहाँ पे रिसीवर की टाइम स्टैम्प कम है देन द टाइम स्टैम्प ऑफ सेंडर. ठीक है. सो दैट्स व्हाई अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन जो बताई थी लैम्पोर्ट लॉजिकल क्लॉक की वो यहाँ पे आपको यूज करनी पड़ेगी. क्या सॉल्यूशन थी कि हमें करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए? जस्ट जो सेंडर की टाइम स्टैम्प वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देना है और रिसीवर की टाइम स्टैम्प वैल्यू को ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस करके वो न्यू वैल्यू को यूज करता है. कैसे? जैसे यहाँ पे ले लेते हैं इसी के लिए. ये इधर ही मैं यूज करूँ ताकि आपको यहाँ पे पता लग जाएगा. 1 2 नोड
और 3 नोड। फर्स्ट टू ट्रांसमिशन के लिए कोई आपको अपडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर क्लॉक अपडेशन, क्योंकि वहां पे जो डिलीवरी हो रही है, मैसेज की ट्रांसमिशन हो रही है, वो करेक्ट हो रही है। अब सेम वैल्यू रिपीट करोगे वही फर्स्ट केस में। जैसे मैं यहाँ तक वैल्यू लूंगी 48 तक, क्यों? क्योंकि उसके बाद की हमें यहाँ पे अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये है यहाँ पे 0, 6, 12, आफ्टर दैट 18, आफ्टर दैट 24, आफ्टर दैट 30, 30 के बाद क्या है 36, 36, 42, आफ्टर 42, 48, आफ्टर दिस 54, आफ्टर दिस 16। ये अभी मैं नहीं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये हमें चेंज करनी है। अब R1 के लिए लिखो 0, 8, 16, 24, 32, 40. After that 40, 48, and after that the value is 56. So after that यहाँ पे भी मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या था कि रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं दिस टाइम पीरियड, तो हमें यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो अब 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ये मैं एज इट इज लिख सकती हूँ सभी, क्योंकि ये इस पे क्या है, दो ट्रांसमिशन मैंने शो किए। एक तो ये रिसीवर की तरह काम कर रहा है, जिसमें बिल्कुल करेक्ट मैसेज ही रिसीव हो रहा है, क्योंकि एट 40 इसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू ज्यादा है M2 मैसेज के लिए। बट जब ये मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, उस टाइम पे एज अ सेंडर एक्ट कर रहा है, तो सेंडर की क्लॉक में चेंज नहीं होता अगर रूल्स फॉलो नहीं होते, तो वो रिसीवर की साइड पे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैं इसकी जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज है एज इट इज ही मेंशन कर रही हूँ, 90, 100, 110 एंड 120। ठीक है, नाउ अभी करना क्या था हमें कि ये दोनों हमारे सही थे, इसके लिए कोई चेंजेस नहीं है। M3 और M4 के लिए चेंजेस है। क्या चेंजेस हो गए? M3 में क्या है, देखो सेंडर की टाइम स्टैम्प वैल्यू, सी द सेंडर टाइम स्टैम्प वैल्यू। सो सेंडर टाइम स्टैम्प वैल्यू हियर इज 16। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम क्या अप्लाई करना है आपको, जो रिसीवर की टाइम स्टैम्प वैल्यू है उसमें सेंडर की टाइम